डिस्कवर किया था इसको, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में। एक्सपेरिमेंट आपका वैसे ही हुआ था जैसे कि हमने कैथोड रेज वाला किया था। एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, ठीक है, उसमें एक एनोड और एक कैथोड लिया, इसका कनेक्शन कर दिया एक हाई वोल्टेज से, इवैक्यूएटेड पंप लगाया जिसमें प्रेशर जो है 0.1 मिलीमीटर कर दिया था, ठीक है। अब इस बार उसने क्या किया, पहले में हमने परफोरेटेड एनोड लिया था, इस बार उसने परफोरेटेड कैथोड लिया है इस तरीके से, परफोरेटेड कैथोड, और ये है आपका एनोड, और जिंक सल्फाइड की स्क्रीन इस बार इस तरफ लगी, हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया, हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा, कुछ कलर्ड रेज, कुछ कलर्ड रेज निकल रही हैं, और ये कलर्ड रेज जो थी इनको इसने नाम दिया कैनाल रेज या एनोड रेज। एनोड रेज इसलिए कहा गया क्योंकि ये एनोड से निकल रही थी, एनोड की तरफ से निकल रही थी, इसलिए इनको कैनाल रेज कहा, एनोड रेज कहा गया, ठीक है। नोट कर लिया इतना, नोट कर लिया? यस यस मैम। मैम आप पता है पॉइंट्स लिखवा रहे थे, ये तो आप हाँ कोई बात नहीं, एक बार समझा के फिर पॉइंट लिखवाऊंगी ना, ठीक है। अब आप लिखो आगे, देखिए वो इसमें इसने क्या कहा कि जो गैस का प्रेशर था वो 0.1 मिलीमीटर रखा गया है इसको, यानी कुछ गैस के आयन इलेक्ट्रो एटम्स में प्रेजेंट थे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सुजल, गुड मॉर्निंग। जब इनमें से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे, जब इनमें से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे तो क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा इसमें, समझ में आ गया? तो इन्होंने यही बताया कि ये जो आपकी एनोड रेज है ये क्या है, ये जो उस कंटेनर में, उस डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस भरी हुई थी उसमें से जब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं तो जो बाकी बचा हुआ पार्ट होता है वो एनोड रेज की तरह काम करता है, उसने ये बताया, ठीक है। तो उसने कुछ पॉइंट्स दिए, पहला पॉइंट था, लिखिए फर्स्ट पॉइंट, colored rays release which move towards cathode, so it is called एनोड रेज, क्योंकि ये एज्यूम किया गया क्योंकि ये कैथोड की तरफ मूव कर रही हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज क्या है आपका, इलेक्ट्रोड, एनोड है, इसलिए ये कहा गया कि इनकी ओरिजिन जो है वो एनोड से हुई है, इनकी ओरिजिन जो है वो एनोड से हुई है, इसलिए इसको एनोड रेज कहा गया। और ये कैनाल की फॉर्म में जा रही हैं, जैसे सुरंग होती है ना, सुरंग को कहते हैं कैनाल, सुरंग की फॉर्म में जा रही हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया कैनाल रेज। समझ में आ गई बात मेरी? आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दे आर मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल्स। तीसरा पॉइंट लिखिए, दे आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, नोट कर लीजिए, दे आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इनकी ओरिजिन कहां से हुई है, क्वेश्चन था इनकी ओरिजिन कहां से हुई है,
आपने कैथोड रेज के एक्सपेरिमेंट में जो प्रेशर था वो किया था 10⁻³ बहुत कम प्रेशर किया था, लेकिन इसके केस में प्रेशर किया है 10⁻⁻1। यानी यहाँ पर कुछ गैस के एटम प्रेजेंट हैं, यानी यहाँ पर प्रेशर उतना कम नहीं है जितना कि कैथोड रेज वाले एक्सपेरिमेंट में था। और जब ये जो गैस के एटम हैं ये टकराते हैं तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो इन पर क्या बचता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यानी इनकी जो ओरिजिन थी वो गैसियस आयंस से थी, यानी कि ये अब गैसियस आयंस में कन्वर्ट हो गए हैं और ये गैसियस आयंस हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो ये हमें एनोड रेस की भांति मूव करते हुए दिखाई देते हैं। यानी इनकी ओरिजिन थी फ्रॉम गैसियस। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कौन है? राज? मैम राज। हाँ समझ गई, राज। यस मैम। ठीक है, चलो लिखो। इनकी ओरिजिन जो है वो गैसियस आयंस से थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। ये फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करती थी, मतलब चमक पैदा करती थी। हमने कैथोड की तरफ क्या लगाई थी? हमने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी थी कैथोड की तरफ, तो ये वहां पर क्या ये चमक पैदा कर रही थी। नेक्स्ट है दे मूव इन हाई स्पीड। दे मूव इन हाई स्पीड, ये हाई स्पीड में मूव कर रही थी। ठीक है, क्योंकि ये स्पीड में मूव करे तभी वो हमें रेस की तरह दिखाई देती हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, नोट कर लिया? यस मैम। नेक्स्ट लिखिए। अब इसने क्या किया? जैसे पहले कैथोड रेस के एक्सपेरिमेंट में इसने मटेरियल को चेंज कर दिया था, इलेक्ट्रोड को चेंज कर दिया था, गैसेस को चेंज कर दिया था, लेकिन फिर भी जो रेस निकल रही थी वो सेम थी। लेकिन इसके केस में क्या था कि जब इसने मटेरियल को चेंज किया या गैस के आयंस को चेंज किया तो जो आपकी एनोड रेस का टाइप था वो चेंज हो गया। मतलब आप ये कह सकते हैं अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं, छोटा आयन है, इससे जो रेस थी वो कम थी। ठीक है, फिर इन्होंने ले लिया सपोज नाइट्रोजन, तो वो बड़ा हो गया आपका, तो ज्यादा निकलने लगी, एनोड रेस ज्यादा निकलने लगी। उसने और कोई बड़ी मेटल ले ली, कोई बड़ी गैस ले ली सॉरी, तो उससे ज्यादा और ज्यादा निकलने लगी। तो यानी कि ये डिपेंड करती थी कि आपने मटेरियल क्या यूज किया है। आपका मटेरियल बड़ा है तो ज्यादा निकलेंगी, छोटा है तो कम निकलेंगी। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, दे डिपेंड्स अपॉन nature of gases taken, यानी कि जो गैस ली है आपने उसके हिसाब से एनोड रेस निकलेंगी। अगर कोई छोटे एटम वाली गैस ली है तो कम निकलेंगी, अगर ज्यादा बड़ी वाली ली है तो ज्यादा निकलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट चार्ज टू मास रेशियो। Charge to mass ratio depends upon nature of the gas। क्योंकि देखो हर गैस का मास अलग अलग होगा, हर गैस का मास जो है वो अलग होगा, उसी हिसाब से चार्ज टू मास रेशियो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो चेंज हो जाएगा। अभी तक ये नहीं कहा है इसने कि एनोड रेस प्रोटॉन होती है, अभी ये नहीं कहा है, और ना ही ये होता है कि एनोड रेस प्रोटॉन होती है। इसको उसने प्रूफ किया था कि एनोड रेस आपकी प्रोटॉन की बनी होती है, ये बाद में प्रूफ किया था। इतना नोट करिए आप लोग, इतना नोट करिए।
मैम कर लिया। आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज टू मास रेशियो is highest when hydrogen gas is taken। लेकिन जब हाइड्रोजन गैस को लिया गया तो चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा था। ऐसा कैसे पता चला? क्योंकि देखो ये मान लीजिए आपके हाइड्रोजन का कोई एटम है, इससे ये टकराया आपका एनोड से, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इस तरफ और प्रोटॉन या एनोड रेज मूव करेंगे इस तरफ। ठीक है, अब आपको ये पता है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। तब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। हालांकि जे थॉमसन ने कहा था कि इसमें एक और पार्टिकल भी प्रेजेंट है, तब तक केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पता चला था, न्यूट्रॉन के बारे में पता नहीं चला था। और हम ये जानते हैं कि हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। जब इसने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो इस हाइड्रोजन में क्या बचा? केवल एक प्रोटॉन, केवल एक प्रोटॉन। इससे ये पता लगा और उन्होंने जब उसका चार्ज टू मास रेशियो निकाला तो वो हाइड्रोजन वो हाईएस्ट आया। तो इससे पता चला कि ये एनोड रेज जो है वो इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन की बनी होती है। किसके केस में? हाइड्रोजन के केस में। और हाइड्रोजन के केस से ये एज्यूम किया गया कि दीज आर प्रोटॉन, दीज आर प्रोटॉन। ठीक है, नोट कर लिया? इतना नोट कर लिया? यस मैम। आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एनोड रेज are made up of proton because hydrogen has one electron and one proton. So anode rays is proton। यहां से ये प्रूफ हुआ कि ये एनोड रेज जो है वो प्रोटॉन है। यहां से ये प्रूफ हुआ कि ये एनोड रेज जो है वो प्रोटॉन है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हम कर लिया, कर लिया। आगे लिखिए, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? प्रोटॉन पर चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ही बराबर, लेकिन पॉजिटिव होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और मास होता है प्रोटॉन का 1.625 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसका मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास का 1837 टाइम्स ज्यादा होता है। प्रोटॉन हैज 1837 times heavier than electron। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इस तरीके से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, इस तरीके से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। नोट कर लीजिए। कर लिया मैम। एक मिनट रुकना। नहीं मैम रुक जाओ। कर लो, कर लो, आराम से कर लो। मैम ये टाइम्स के बाद आपने क्या लिखा? टाइम्स लिखा है, टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट डालिए जे थॉमसन मॉडल। अभी भी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई है, अभी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बाकी है। इससे पहले जे थॉमसन ने एक मॉडल दे दिया
आप ये सब चीज 9th क्लास में पढ़ चुके हैं शायद, जे थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन मॉडल, जे थॉमसन ने क्या मॉडल दिया था? उसने बताया, उसे नोबेल प्राइज मिला था, हालांकि ये मॉडल बाद में फेल कर गया, लेकिन जे थॉमसन ने अपना फर्स्ट सब एटॉमिक मॉडल दिया था। ये इसने ये बताया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसने ये बताया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसके हिसाब से जैसे एटम स्फेरिकल है और इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरे में बिखरा रहता है। जैसे मान लीजिए हमने खीर बनाई, तो खीर में जो व्हाइट पार्ट है वो तो है पॉजिटिव चार्ज, और काजू किशमिश, बीच बीच में हमने काजू किशमिश जो लगाते हैं, इसमें डालते हैं, वो है आपका नेगेटिव चार्ज। एक बार दोबारा बना देती हूँ इसको। ये नेगेटिव चार्ज जो है इस तरीके से बिखरा हुआ है, और बाकी पोर्शन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। जहां व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है ना आपको, वो तो है पॉजिटिव चार्ज, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन है। इसने ये इसका ये प्रेडिक्शन था, जैसे वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन का जो रेड पार्ट है वो तो है पॉजिटिव चार्ज, और जो शीट्स लगे होते हैं दैट इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, समझ में आ गया? तो लिखिए, लिखिए पहला पॉइंट इसका, एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। दूसरा पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट। एम्बेडेड इन इट, तो इसे कहा गया वाटरमेलन मॉडल, और प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, PUDDING, प्लम पुडिंग मॉडल। तो इसके हिसाब से एटम क्या हो गया? न्यूट्रल, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। लिख लिया इतना? यस मैम। लिखिए, Yes. पॉइंट, एटम इज न्यूट्रल। एटम इज न्यूट्रल। यहां से ये पहला मतलब आप कह सकते हो तरीका है ये बताने का कि एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस तरीके से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से लगे हुए हैं। यहां से पहली प्रेडिक्शन की गई थी। इसके बाद आया रदरफोर्ड का मॉडल, इंपॉर्टेंट मॉडल है रदरफोर्ड। अब शुरू हो गया था काम इसका, इस पे भी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किस तरीके से एटम में प्रेजेंट है। रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल दिया था, उसने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। मैम ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में है ना टॉपिक रदरफोर्ड मॉडल का? नहीं नहीं, अलग है ये। अब ये मॉडल शुरू हो गए आपके, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन तो वहीं खत्म हो गई थी एनोड रेस की डिस्कवरी पे। उसके बाद मैंने थॉमसन मॉडल बताया। अब ये पता चल रहा है, बता रहे हैं कि एटम और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम में किस तरीके से व्यवस्थित है, किस तरीके से लगाए हुए हैं आपने। ठीक है, ठीक है मैम। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। नेट की समस्या चल रही है मेरी। हाँ, हो गई। हाँ जी, लिखो, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग
एक्सपेरिमेंट। देखिए अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ये होता है अल्फा पार्टिकल जिस पर 2 तो चार्ज होता है +2 और 4 मास होता है। यानी आप इसे ये कह सकते हैं कि ये हीलियम का न्यूक्लियस है। हीलियम जो होता है 2He4 होता है, 2 तो उस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और 4 इसका मास होता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो इसका न्यूक्लियस जो होगा, हीलियम का जो न्यूक्लियस होगा उसे हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। अल्फा पार्टिकल पर 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं और 4 मास होता है, इसमें 4 AMU मास होता है। अगर हम हीलियम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो न्यूक्लियस बचता है, तो उसमें 2 तो प्रोटॉन होते हैं और 4 उसका मास होता है AMU। ठीक है, तो ये जो आपके रदरफोर्ड थे ये बहुत रिच पर्सन थे। रदरफोर्ड जो थे वो एक बहुत रिच पर्सन थे। तो उस वक्त क्या था कि एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, तो उनकी अपनी एक कंपनी थी, तो वो गोल्ड फॉइल पे एक्सपेरिमेंट कर रही थी। रदरफोर्ड ने कहा, रदरफोर्ड के हिसाब से मतलब जो आपके एटम जो है, अल्फा पार्टिकल जो है, वो उन पर एक्सपेरिमेंट किया गया इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया, मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखा रही हूँ, एक बार एक्सपेरिमेंट दिखा रही हूं मैं। ये था उनका एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या था, ये जो ब्लॉक है ना, ये वाला, ये जो रेडिएशन सोर्स लिखा हुआ है, ये एक लेड का बना हुआ ब्लॉक था जिसके अंदर उन्होंने अल्फा पार्टिकल को रखा था। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलते हैं। अल्फा जो रेज होती है, अल्फा बीटा गामा, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलती है। तो उन्होंने एक रेडियम को इसके अंदर रखा, ब्लॉक के अंदर, और उससे जब रेज निकली तो यहाँ के बीच में एक गोल्ड की फॉइल रखी और इसके पीछे एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रखी और उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। इसको बना लीजिए आप लोग, इसको बना लीजिए सब लोग। ओके मैम। कैसे बनाएंगे, चलो मैं वैसे बना के दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये बनाइए एक ब्लॉक, ठीक है। यहां पर आपका एक गोल्ड का फॉइल, ये तो है आपका सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये आपकी है गोल्ड की फॉइल, एक तो ना, और ये है जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। तो उसने क्या देखा, जो यहां से अल्फा पार्टिकल्स निकले थे वो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में चले गए। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल आपके स्ट्रेट लाइन में चले गए। जबकि थॉमसन ने क्या कहा था, थॉमसन ने ये कहा था कि जो पॉजिटिव पार्ट है वो पूरे में बिखरा हुआ है। अब एक चीज बताओ, देखो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होते हैं और ये जो गोल्ड फॉइल का एटम है उसके अंदर अगर हम ये मान के चले कि थॉमसन मॉडल सही है तो वो भी पूरा पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है। तो पॉजिटिव चार्ज से टकराएगा तो क्या होगा, वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन ये क्या हो रहा था, ये तो पूरे के पूरे स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई चीज आप लोग देखो, आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो रोड पे ज्यादा लोग नहीं होते। अगर आप लोगों को कहीं जाना है तो टाइम कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? कम लगेगा। कम लगेगा।
ठीक है। लेकिन अगर यही काम आपको बहुत भीड़ वाले टाइम पे करते हैं, जब हम जैसे मान लीजिए दिवाली का मेला लग रहा है, उस वक्त अगर हम करें तो कितना टाइम लगेगा? बहुत ज्यादा। यानी इस बात से कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल आपके स्ट्रेट लाइन में चले गए, ये किस बात को प्रूव कर रहा है? ये इस बात को प्रूव कर रहा है कि एटम जो है पूरा का पूरा हॉलो है, खाली है एटम। इसने इस बात को गलत साबित किया कि थॉमसन ये कह रहा है ना कि एटम पूरा पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है। उसने कहा पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर नहीं है। अगर पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता तो सारे अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में नहीं जाते। सबसे पहली बात समझ में आई मेरी बात? पहले मैं आप मेरी बात को समझेंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है। फिर उसने क्या कहा, कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई इस तरीके से। अच्छा, अब ये डिफ्लेक्ट कब होंगे या रिपेल कब होंगे बताइए? मैम जब पॉजिटिव चार्ज होएगा, जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इसका मतलब इसके बीचों बीच कुछ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जिसके पास जाके वो रिपेल कर गए। बात समझ में आई? उसने फिर क्या कहा कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल, यानी एक पार्टिकल 20,000 में से वापस चला गया। एक पार्टिकल 20,000 में से वापस चला गया। अगर देखिए, आप मान लीजिए, अगर मैं आपसे कहूं आप बहुत तेज स्पीड से आ रहे हो साइकिल पे बैठ के, और यहां सामने एक ट्रक खड़ा है, समझ गए मेरी बात? आप बहुत स्पीड से आ रहे हो, ट्रक खड़ा है, तो आप टक्कर करोगे तो वापस जाओगे, और अगर साइकिल से साइकिल टकराएगी तो गिरेगी जरूर, लेकिन वापस नहीं जाएगी। मेरी बात को समझना। अब ये बीचों बीच से वापस आ रहा है, इसका मतलब बीच में कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, लेकिन वो इतना हैवी है कि उससे टकरा के अल्फा पार्टिकल वापस मुड़ गए। मेरी बात समझ में आई? बात समझ में आई कि यस मैम, वापस लौट? यस मैम। यानी उसने क्या कहा कि एटम जो है, सबसे पहले 3 ऑब्जर्वेशन की उसने। पहली ऑब्जर्वेशन कि एटम पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर नहीं है, वो एक हॉलो है। एटम का मोस्टली पार्ट जो है वो हॉलो है, खाली है। दूसरा उसने कहा कि उसके बीचों बीच एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जिससे टकरा के आपके जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो कुछ एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो गए। फिर उसने कहा जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत भारी है, और भारी है इस वजह से एक रेज, एक अल्फा पार्टिकल वापस लौटे, क्योंकि अगर वो भारी नहीं होता तो टकरा के वापस नहीं लौटता, कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाता। समझ में आ गई मेरी बात? 3 पॉइंट समझ में आए? यस मैम। अब मैं आप लोगों को एक और स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, वो आप देख लीजिए। अब इस डायग्राम को आप बनाइए सब लोग फटाफट, जल्दी। देखो, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। आप देखो, ये अल्फा पार्टिकल कोने में जो येलो येलो बना हुआ है वो अल्फा पार्टिकल है, और ये बीच में जो है वो गोल्ड फॉइल का एटम है। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल आपके क्या है, स्ट्रेट लाइन में चले गए हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट। कुछ अल्फा पार्टिकल आपके स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। देखिए, जैसे पॉजिटिव चार्ज के पास ये जो व्हाइट ब्लैक वाली लाइट है ना, ब्लैक वाली लाइन है ना, ये वाली, ये जो आपकी ये ब्लैक वाली लाइन जो है, ये वाली, ये आप मान लीजिए अल्फा पार्टिकल मूव करते हुए आ रहे हैं। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले गए। मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, आप लोग देखते जाइए उसको। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल आपके उसमें चले गए हैं स्ट्रेट लाइन में। कुछ अल्फा पार्टिकल आपके डिफ्लेक्ट हुए स्मॉल एंगल से, क्योंकि जैसे ही वो पॉजिटिव चार्ज के पास आए, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है बीचों बीच, इस पॉजिटिव चार्ज के पास आए हैं तो वो डिफ्लेक्ट कर गए हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल और नजदीक से गुजरे हैं पॉजिटिव चार्ज से,
तो वो ज्यादा लार्ज एंगल में डिफ्लेक्ट हुए, लार्ज एंगल में डिफ्लेक्ट हुए। और एक अल्फा पार्टिकल, इतने सारे अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल आपका वापस लौट गया है, देखो वापस लौट गया है, ठीक है। तो ये इस बात को प्रूफ कर रहे हैं कि आप देखो, अगर हम देखें एटम को देखें, अगर हम इन एटम्स को देखें तो ये एटम ज्यादातर हॉलो है, बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, और बीचों बीच पॉजिटिव चार्ज रिसाइड कर रहा है और साइड में नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और जहां जहां से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं और वो उस लोकेशन के हिसाब से, अगर वो पॉजिटिव चार्ज के पास में है तो ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट किए, अगर थोड़ी सी दूर से है तो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट किए, और अगर बीचों बीच से पास हो रहे हैं तो वो टर्न बैक हो गए वो। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस मैम। ठीक है। और बीचों बीच जो है वो पॉजिटिव, वो अब ये जो है आपका बीचों बीच, इसे कहते हैं न्यूक्लियस। बना लिया डायग्राम आप लोगों ने? यस मैम। सबने? हाँ। यस मैम। चलो अब पॉइंट लिखो फिर फटाफट। ऑब्जर्वेशन डालिए, हेडिंग ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में पहले ऑब्जर्वेशन डालिए, नियरली 99.9% अल्फा पार्टिकल passed in straight line। इसने थॉमसन मॉडल को फेल किया था। थॉमसन मॉडल ने कहा था ना कि पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है पूरा, इसने इस बात को गलत प्रूव कर दिया। गो इन स्ट्रेट लाइन। दूसरा पॉइंट लिखो, ये भी ऑब्जर्वेशन बोल रही हूं। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मिटा दूं? यस मैम। were deflected मैम 4 मिनट है बस। by small angles। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी फ्यू। 4 मिनट मैम, 3 मिनट। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। वेरी फ्यू ब्रैकेट में 1 in 20,000 अल्फा पार्टिकल रिटर्न बैक or deflected by large angle, ब्रैकेट में लिखो 180 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी डिग्री, बट बस 180 डिग्री सेंटीग्रेड, 180। मैम बाय लार्ज एंगल। हाँ, बाय लार्ज एंगल, ब्रैकेट में 180। अब लिखिए कंक्लूजन। और ब्रैकेट में डालो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस लिखिए। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। पहली ऑब्जर्वेशन कह रही है कि वो खाली स्ट्रेट लाइन में चले गए, स्ट्रेट लाइन में तभी जाएंगे जब खाली पड़ी हो जगह। मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। सेकेंड पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज reside in the center and in
small quantity and in small quantity. Third point, positive charge is very heavy. Is very heavy. अब डालो इसके पोस्टुलेट्स, वो मैं कल करा दूंगी आप लोगों को पोस्टुलेट्स इसके। पोस्टुलेट्स मैं कल कराऊंगी, अब टाइम नहीं बचा है, 1 मिनट बचा है लास्ट का। समझ में आ गई मेरी बात? यस मैम। भाई अब तुम लोग कल, अब तुम लोगों का पेपर है 20 तारीख को, सॉरी 18 को, तो आप लोगों को कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे बता देना, पूछ लेना जो भी चीज पूछनी है आप लोगों को, ठीक है? और अभी मैं कोई भी काम नहीं दे रही हूँ, आप लोग पेपर की ही तैयारी करेंगे।